जीएस फॉर ऑल के इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। कल की कक्षा में हमने जैसा कि देखा था, मौर्य वंश के महानतम शासक चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार को आज उनके उत्तराधिकारी अशोक के बारे में जानते हैं, जिसे आगे चल के अशोक महान कहा गया है। आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य में। तो अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था और अशोक को पुराण में अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि को जो एग्जाम में जिससे प्रश्न बनते हैं, इसमें क्या है कि 269 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठा, यानी उसका राज्याभिषेक हुआ। और जिस समय उसका राज्याभिषेक हुआ वह उस समय अवंती का राज्यपाल था। और साम्राज्य के उस समय 5 प्रांत प्रमुख प्रांत थे, जिसमें देखिए कौन कौन है। पहला है प्लासी यानी पूर्वी प्रांत, जिसके अंतर्गत पाटलिपुत्र था। दूसरा देखिए उत्तरापथ, तीसरा देखिए अवंती, चौथा कलिंग और पांचवा दक्षिणापथ। ये 5 प्रांत हैं। तो कलिंग बाद में शामिल हुआ है इसमें। तो देखिए प्लासी की राजधानी जो है पाटलिपुत्र, उत्तरापथ का देखा जाए तो राजधानी तक्षशिला, जो कि आप गांधार क्षेत्र में महाजनपद में पढ़े हैं। दक्षिणापथ कर्नाटक के आसपास का जो क्षेत्र है, उसकी राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती की राजधानी उज्जैनी और कलिंग की राजधानी तोशाली या तोसली कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो जब राज्यारोहण हुआ था कितना में 269 बीसी में, तब अशोक अवंती का राज्यपाल था, ये ध्यान रखिएगा। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर 261 बीसी में आक्रमण किया। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष यानी 258 बीसी में बोध गया कि अशोक ने यात्रा की। 12वें वर्ष में निगली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी वन की यात्रा की। का नाम शुभद्रांगी आता है, किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार। अब देखिए अशोक के धर्म के विषय में जानिए कि वह किस धर्म में आस्था रखता था। जैसा कि आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताते हैं और वह जैन आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा लेके जैन धर्म में दीक्षित हो गए थे। इसी प्रकार अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और राजतरंगिणी कलहन के अनुसार अशोक शैव धर्म का उपासक था। देखिए कंट्रोवर्सी आ रहा है, पहले ब्राह्मण धर्म को मान रहा था और ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत जो सेक्ट थे क्या शैव का, उसके अनुसार वह शैव बता रहा है कलहन का राजतरंगिणी। और तीसरा देखिए निग्रोध के प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का कार्य उपगुप्त ने किया था। अशोक के दरबार में जो राजदूत आए थे उनको देखा जाए तो देखिए मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय यानी फिलाडेल्फस भी इनका नाम है, अशोक के दरबार में अपने राजदूत डायनीसियस को भेजे। अशोक के अभिलेख को देखा जाए, इंस्क्रिप्शन को, तो अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में ही पादेटी फैंथेलर ने की थी, ध्यान रखिएगा इसको। और इसकी संख्या 14 है। और अशोक के शिलालेख को पढ़ने में पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली, यानी 1887 में। जेम्स प्रिंसेप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से ही संबंधित थे, जिसके संस्थापक सर विलियम जॉन्स थे। आपको एकदम ध्यान रखना है इस चीज को। अब देखिए D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है, तो इसको भी याद रखिए, D.R. भंडारकर का नाम। और अगला देखिए मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उदय गोलन के लेखों में अशोक का नाम अशोक आता है। ये बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अशोक का किन अभिलेखों में नाम केवल अशोक आता है। तो मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उदय गोलन, आपको ध्यान रखना चाहिए। मास्की, नेत्तुर और उदय गोलन जो है ये कर्नाटक राज्य में है, जबकि मास्की को देखा जाए तो ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है और नेत्तुर और उदय गोलन जो है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ लिख दिया गया, देखिए मास्की, गुर्जरा और ये नेत्तुर और उदय गोलन कर्नाटक में, और एक गुर्जरा जो है वह एमपी के दतिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आगे देखिए कर्नाटक के ही कलबुर्गी जिले में के चितपुर तालुका के कंगनहल्ली से एक उभारदार मूर्ति, यानी इसको रिलीफ वर्क की मूर्ति कही जाती है, के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उस पर उल्लिखित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रस्तर मूर्ति के उभार
के आधार पर अशोक का नाम रान्यू अशोक आया है, तो वह है कलबुर्गी से प्राप्त रिलीफ वर्क की मूर्ति। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा बताया है। भाब्रू आप राजस्थान में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। जैसे शिलालेख को कह सकते हैं रॉक एडिक्ट्स, और स्तंभलेख हो गया पिलर एडिक्ट्स, और गुहालेख हो गया केव एडिक्ट्स। भारत में अभिलेख लिखवाने का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही शुरू किया। कहा जाता है कि ईरानी शासक के दारा प्रथम की तरह है, इसने भी भारत के भागों में अभिलेख लिखवाया, यानी ईरान के शासक से प्रभावित होकर। आप देखिए कि 3 प्रकार के अभिलेख अशोक ने लिखवाए। एक शिलालेख है, दूसरा स्तंभ लेख है और तीसरा गुफा अभिलेख। तो आइए इसमें देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो कि केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। देखिएगा, लिपि और भाषा दोनों अंतर चीज है। तो अधिकतर लिपि जो लिखा है, यदि उत्कीर्ण किए गए हैं, वो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। तो देखिए, यह 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है। यानी अगर देखा जाए तो इसकी कॉपी बहुत ज्यादा थी, और जिसमें 6 भिन्न भिन्न स्थानों से जो प्राप्त हुए उसको हमको अध्ययन करना है। तो देखिए, पहला है प्रयाग स्तंभ लेख है, कौशाम्बी में स्थित है, यानी इलाहाबाद का क्षेत्र है। अकबर ने इलाहाबाद के किले में इसे स्थापित करवाया, और इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख में रानी कारुवाकी ने अपने पुत्र तिवल का भी उल्लेख किया है। तो अगर कहा जाता है जो तिवल जो है और उसके पौत्र दशरथ का तक का उल्लेख है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, रानी का अभिलेख आर्थिक अभिलेख के रूप में भी आता है। आगे देखिए, दिल्ली टोपड़ा। ये टोपड़ा जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पड़ता है, और फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपड़ा से दिल्ली लाया गया है, इसीलिए इसको फिरोज की लाट भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली इसलिए मंगवाया कि वह भी अपने शासनकाल या वंशावलियों को उस पर उत्कीर्ण करवाना चाहता था। अब याद रखिए, फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेकर 1388 तक शासन किया, इस पर इसको उत्कीर्ण इसने करवाया है। तीसरा देखिए, दिल्ली मेरठ अभिलेख, मेरठ जो यूपी में है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे भी मेरठ से दिल्ली लाया गया था। और देखिए, रामपुरवा, यह चंपारण है, पूर्वी चंपारण में है। इसकी खोज कार्लाइल के द्वारा 1872 में की गई थी। और फिर एक है लौरिया अरेराज, यह पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी में है। और लौरिया नंदनगढ़ है, पश्चिमी चंपारण बेतिया में है, बिहार में ही स्थित है ये दोनों स्थल। और इस पर मोर का चित्र बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। लौरिया नंदनगढ़ है जो कि पश्चिमी चंपारण से मिला है, उस पर मोर का चित्र है। और भारत में शिलालेख लिखवाने का प्रचलन अशोक ने करवाया था। यहाँ लिख दिया गया है, दारा जो ईरान के शासक है उन्हीं से प्रभावित अपने शिलालेख को भारत के विभिन्न भागों में लिखवाया था। और यदि देखा जाए तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में ग्रीक और अरामाई की लिपि में, जबकि शेष भारत में ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिलते हैं। जहां तक कि पाकिस्तान की मानसेहरा और शहबाजगढ़ी 2 स्थान है, जो कि पेशावर जिले में स्थित है, जो अभी पाकिस्तान में है। वहां खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए अभिलेख मिले हैं। खरोष्ठी का मतलब, खर का मतलब होता है गधा, और ओष्ठ का मतलब है ऊंट। मतलब ऐसी बोली बोली जाती है, कुछ गधे का पुट आता है, तो खरोष्ठी लिपि है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यह लिपि में है, लिपि ब्राह्मी लिपि शेष भारत खरोष्ठी है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। ग्रीक और अरेमाइक जो है अफगानिस्तान क्षेत्र में, और खरोष्ठी है पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा पेशावर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये ग्रीक और अरेमाइक का एक एग्जाम्पल के रूप में सार एक कुन्हा अभिलेख है, तो इतना ध्यान रखना है आपको। और देखिए, महास्थान एक अभिलेख है जो कि बांग्लादेश में महास्थान पड़ता है। वहां शाहगौड़ा ताम्रपत्र निकला है, जिसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी, यदि अकाल या दुर्भिक्षा आती है अशोक के राज्य में, तो वह अपने राज्य अधिकारी को किस प्रकार उसका प्रबंधन करने के लिए कहता है, तो यह इसमें वर्णित है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अशोक के 7वां जो अभिलेख है वह सबसे लंबा अभिलेख है, और सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है लघु अभिलेख। वो कौन है? रुम्मनदेही अभिलेख, जो कि लुम्बिनी की धम्म यात्रा किया था, यानी भगवान बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा
अशोक के द्वारा की जाती है और इसी के उपलक्ष्य में वहां के राजस्व को घटाकर 1/8 भाग कर दिया जाता है। यद्यपि यदि देखिएगा भारत में तो राजस्व उगाही की दर उपज का 1/4 भाग रहा है, 1/6 भाग रहा है। तो इसी तरह जो भी दर रही है उसको 1/8 कर दिया गया था। और यह धार्मिक कर जो बलि के रूप में जाना जाता था उससे भी रुमनदेही अभिलेख में बताया गया है कि लुम्बिनी को उससे मुक्त कर दिया गया। तो ये अशोक के अपने प्रथम शिलालेख में यह घोषणा करता है कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। आगे देखिए, बराबर की पहाड़ी, जैसा कि आप जानते हैं कि यह बिहार के जहानाबाद जिले में है। वहां इसने 4 गुफा का निर्माण करवाया था, कर्ज गुफा, चौपाड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफा का निर्माण कर आजीवक संप्रदाय के श्रमणों को उसने दान कर दिया, ध्यान रखिएगा। और उसी के क्रम में आगे चलकर उसके पौत्र दशरथ के द्वारा नागार्जुन गुफा को आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया। तो आजीवक संप्रदाय जो मखाली पुत्र गोशाल के द्वारा चलाया गया था उसके अनुयायियों को ये गुफा प्रदान की जाती है। और देखिए, एक महेंद्र और संघमित्रा 2 पात्र आते हैं। तो महेंद्र पुत्र है अशोक के, सम्राट अशोक के, और पुत्री का नाम है संघमित्रा। और इन दोनों को नेपाल के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा जाता है अशोक के द्वारा। और एक अनुश्रुति के अनुसार या बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो ये अशोक से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसको आप रिवीजन कीजिए इसका। कल की कक्षा में मौर्यकालीन प्रशासन को बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।